तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। कल हमारे पास एक कमेंट आया था कि सर प्लीज़ आप एक टेंस पर वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट पर बनाई जा रही है। यदि टेंस की बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको 3 बातें बताएंगे। उन 3 बातों से बाहर टेंस, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस हो, इन 3 बातों से बाहर नहीं जाएगा। यदि इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो टोटल इंग्लिश ग्रामर, कोई भी आपका कैसा भी टॉपिक हो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी कैसा भी टॉपिक हो, इन 3 पॉइंटों से बाहर कोई भी टॉपिक नहीं होता। टोटली बेसिक पूरे इंग्लिश ग्रामर का सिर्फ यही होता है 3 पॉइंट। सिर्फ 3 पॉइंट हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम आपको टेंस का पूरा ही बेसिक बताएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक, टेंस में सबसे पहले अभी देखा जाए तो हमें दिखता क्या है। सबसे पहले होता है आपका कर्ता, फर्स्ट नंबर, यानी कि सब्जेक्ट। दूसरा हो रहता है हमारा क्रिया, यानी कि वर्ब। उसके बाद रहता है आपका तीसरा कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों पर ही पूरा टेंस निर्भर रहता है। सबसे पहले हमें समझना है क्रिया को। क्रिया यानी कि वर्ब। यदि वर्ब की बात की जाए तो वर्ब जो होता है वो सदैव आपने 3 प्रकार से पढ़ा होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कैसे होती हैं ये? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब यहाँ पर यदि आपको ना पता हो तो ध्यान दीजिए इस बात पर। जब कभी भी कर्ता की बात आती है, कर्ता एक सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लेता है, यदि कर्ता प्लूरल हो तो वह प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन जो वर्ब होती है वो भी आपकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होती है। जैसे ये जो फॉर्म होती है, हमेशा ही आप याद रखोगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सदैव ही प्लूरल होती है। क्या होती है वो? प्लूरल होती है। ठीक, और वर्ब की जो लास्ट फॉर्म होती है, फिफ्थ, ये सदैव ही सिंगुलर होती है। ठीक, हमेशा ही इस बात को आप याद रखोगे। इसके बाद ये जो फॉर्म होती है सेकंड, ये होती है आपकी पास्ट, यानी कि भूतकाल। ठीक, ये होती है ओनली पास्ट के लिए, और वो भी किसके लिए? इंडेफिनिट। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद ये जो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अफर्मेटिव में काम आती है। अफर्मेटिव में, ओनली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में काम आती है ये। ठीक, जो कि आपकी सेकंड फॉर्म होती है। इसके बाद बात करते हैं हमारी थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए ओनली यूज की जाती है आपकी थर्ड फॉर्म। यदि फोर्थ फॉर्म की बात की जाए, जब कभी भी आपको कंटिन्यू या परफेक्ट कंटिन्यू, तो इन जगहों पर ये काम आती है। अब इसके बाद यदि बात की जाए, ये फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर होती है। तो इसके विषय में आपको समझना होगा कि जो वर्ब होती है उसे सिंगुलर बनाने का तरीका क्या होता है। तो आप यहाँ पर समझेंगे, कोई भी वर्ब हुआ, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। कोई भी कैसी भी वर्ब है, यदि उसके लास्ट में एस दिख जाए, आपको क्या दिख जाए?
एस दिख जाए तो वो सदैव ही आपकी सिंगुलर होती है। जैसे एस या ई एस या आई ई एस, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं पहला PLA बाई प्ले, ठीक। इसके साथ यदि हम एस जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका PLA बाई एस, प्लेज, ठीक। इसके बाद सेकंड देखिए, गो प्लस ई एस इज इक्वल टू गोज, ठीक। इसके बाद आपका थर्ड है IES वाला CR बाई, इसका हो जाता है आपका CR, ये बाई यहाँ से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। देखिए बाई के लिए आपको बता देते हैं, बाई से पहले यदि स्वर हो तो सिर्फ एस जोड़ा जाता है, लेकिन बाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट आ जाता है तब आपको क्या किया जाता है कि ये बाई जो है इसे हटा दिया जाता है, इसकी जगह पर क्या कर दिया जाता है प्लस IES, तो ये क्या हो जाता है आपका CRIES, क्राइस, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने समझा था क्रिया, इसके बाद हमें समझना है कर्ता, ठीक। तो कर्ता की बात की जाए तो यहाँ पर आप याद रखोगे, सबसे पहले आई की बात करते हैं। आई जो होता है यह प्लूरल होता है, ठीक। यह क्या होता है आपका प्लूरल होता है। इसके साथ एम और वॉज का प्रयोग होता है, ठीक। आई क्या होता है, आई एक प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है, या फिर आप ये समझ सकते हो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक। इसके साथ एम और वॉज का प्रयोग होता है। ऐसा पहला टेंस होता है जो कि पास्ट में होता है, जिसके साथ वॉज जो होती है, देखिए वॉज जो होता है वो आपका सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आई के साथ ये पहला एक हेल्पिंग वर्ब है, पहला एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, आई के साथ सदैव भी वॉज का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। इसके बाद हमें समझना है ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब जो होते हैं ये आपके सिंगुलर होते हैं, ठीक। इसके बाद यू, दे, बी और इसके साथ आप आई भी ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं आपके प्लूरल, ठीक। ये क्या होते हैं आपके प्लूरल होते हैं, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने कर्म, यानी कि तीसरा पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में इसको समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है कर्म, आप इसमें एक चीज याद रखिए, ये सब्जेक्ट होता है ये आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब यदि कर्म की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो कि आपके टोटल इंग्लिश ग्रामर में काम आते हैं, जो कि देखिए जो आपके नए नए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट से, तो वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उस चीज़ को आप याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट कभी भी अपने लिए वर्ब नहीं लेता, ठीक। ऑब्जेक्ट कभी भी अपने लिए वर्ब नहीं लेता है, ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है। लेकिन अब आप ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे, देखिए नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो कर्ता भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन पहचान कैसे की जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सटीक पहचान करने के लिए आपको तरीका मालूम होना चाहिए।
वर्ब या प्रपोजिशन। जब कभी भी वर्ब या प्रपोजिशन के बाद कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिख जाए, सदैव ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जब कभी भी वर्ब या प्रपोजिशन के बाद यदि आपको कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है तो सदैव ही आप याद रखोगे कि वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है या हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब डैश में पूछी गई है तो वो सदैव ही प्रपोजिशन या वर्ब से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही आपको लगानी है। क्यों? क्योंकि वर्ब और प्रपोजिशन इनके बाद सदैव ही ऑब्जेक्ट आता है जो कभी भी अपने साथ वर्ब नहीं लेगा, अपने लिए ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं लेता है, और वर्ब लेने का कार्य होता है आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का। ठीक, इसके बाद आपको एक नया पॉइंट और बता देते हैं। मॉडल के बाद सदैव वर्ब आता है, नाउन नहीं आता। ठीक, क्या होता है कि जो मॉडल होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से जो आपके मॉडल होते हैं तो मॉडल के बाद सदैव ही आपका वर्ब प्रयोग किया जाता है। कभी भी आप देखोगे तो वो नाउन नहीं होगा। ठीक, जैसे कि आप बात की जाए तो एम, जैसे कि एम जो होता है, एम का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। तो एम जो होता है वो आपके नाउन की फॉर्म में भी होता है और ये ही एम आपका वर्ब की फॉर्म में भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन के फॉर्म में भी प्रयोग किए जाते हैं और वो वर्ब के फॉर्म में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पार्ट की बात की जाए, पार्ट, जैसे कि पार्ट मतलब कि अलग करने की बात की जाएगी, तो जब अलग करने की बात की जाएगी तो वो एक वर्ब की फॉर्म में होता है। लेकिन जब किसी के हिस्से की बात की जाती है कि जैसे कि दिस टॉपिक इज नॉट ऑफ योर सिलेबस, तो वो वहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये हिस्सा नहीं है आपके सिलेबस का, तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पार्ट जो शब्द है ये आपका नाउन की फॉर्म में हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होंगी। कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ नाउन की फॉर्म में भी हो सकती है और वो आपकी वर्ब की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। ठीक, तो यदि प्रेजेंट की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए, अफर्मेटिव की यदि बात की जाए तो इसे दो प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहला सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है? V1 प्लस S या ES। ओके, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, V1 प्लस S या ES। इसके बाद प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके लिए आपको क्या करना है? ओनली V1, सिर्फ और सिर्फ V1 का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूँ। ठीक, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। राम पतंग उड़ाता है। ठीक, ध्यान से समझिए इसे। जब कभी प्लूरल की बात करिए आएगी तो ये क्या है? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ हमने क्या बोला था? जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो पतंग की जो उड़ाने की बात हो रही है तो उड़ाना क्या है आपका? एक वर्ब है। ठीक, तो जो वर्ब जो है इसकी फॉर्म जो आएगी वो कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? FLY। ठीक, इसके बाद आई फ्लाई, उसके बाद अ
काइट। ओके, आई फ्लाई अ काइट। इसके बाद ऐसे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये राम, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम फ्लाइज अ काइट। ठीक, यदि हम यहाँ पर एक टेंस और बनाते हैं, राम फ्लाइज काइट। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो सेंटेंस है पहला वाला और ये दूसरा वाला जो टेंस है, ये दोनों सेंटेंस में देखिए, इसमें से आप ये बता सकते हैं कि इसमें से सही कौन सा है या गलत कौन सा है। इसमें देखिए अंतर क्या है, राम फ्लाइज अ काइट और इसमें राम फ्लाइज काइट। ठीक, तो यहाँ पर अब यदि आप बात की जाए, हमने अधिकतर स्टूडेंटों को, जितने भी स्टूडेंटों को पढ़ाया है और उनसे जब भी कभी भी ये सवाल पूछा है तो उनका हमेशा ही आंसर गलत रहता है। क्या गलत रहता है, वो बोलते हैं कि सर ये जो ए है, ये जो ए है, ये जो यहाँ पर जो ए आया है, ये इसलिए आया है कि राम जब पतंग उड़ाएगा तो एक बार में एक ही पतंग तो उड़ाएगा और ज़्यादा पतंग तो नहीं उड़ाएगा। लेकिन ये आंसर 100% आपका गलत होता है। ऐसा कभी भी आपको नहीं पढ़ना है, कभी भी आपको ऐसी बातें नहीं सीखनी है कि ऐसा होगा, समझ रहे हो, कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ये बातें आपको कभी भी नहीं समझनी है। ठोस सबूत के साथ यदि कोई बात यदि बताता है तभी आप उसे समझिए, वरना बिल्कुल मत समझिए। जैसे कि ये जो ए है, ये होता क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो, ये एक आर्टिकल होता है। ठीक, ये जो आर्टिकल होता है ए, ये आर्टिकल की उत्पत्ति क्यों हुई, यदि कोई भी चीज़ है जिसकी उत्पत्ति की जा रही है तो वो की जा रही क्यों है, क्यों की जा रही है, क्योंकि हमें उसकी जरूर कोई ना कोई आवश्यकता है। जब हमें उसकी आवश्यकता है तभी तो उसकी उत्पत्ति हो रही है। ये जो आर्टिकल आया, आर्टिकल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि एक नाउन को उसकी निश्चितता और अनिश्चितता यानी कि डेफिनेट या इनडेफिनेट, ये दर्शाने के लिए हमें क्या मिला, यहाँ पर आर्टिकल मिला। यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर किसके लिए होता है, ये एक नाउन के लिए होता है। हमेशा याद रखिए, ये जो काइट है ये एक नाउन है और नाउन का प्रयोग जब कभी भी होता है तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। या तो वो आर्टिकल अपने साथ लेगा तो डेफिनेट लेगा, या फिर लेगा तो इनडेफिनेट लेगा। ठीक, आर्टिकल भी होते हैं, वो भी आपके देखिए, एक ए होता है, एक होता है एन, और एक होता है आपका दी, और एक होता है आपका दा। ठीक, इस प्रकार से ये 4 आर्टिकल होते हैं आपके, और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। वैसे अभी हम आर्टिकल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर कभी हम आपको बताते हैं, तब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब। ठीक, तो हमेशा ही आप ये बात याद रखिए, जब कभी भी आर्टिकल का प्रयोग होगा तो वो सदैव ही नाउन के लिए होता है। नाउन की निश्चितता और अनिश्चितता को दर्शाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कोई एक बार में एक ही पतंग उड़ाएगा या एक ही बार में एक ही जो कार्य करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नाउन की वजह से आता है कि नाउन क्या है, यहाँ पर ये हमारा अगर निश्चित होता तो यहाँ पर आता दी, और ये क्या है हमारा अनिश्चित, तो ये क्या हो गया हमारा ए आर्टिकल आ गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और यदि बात की जाए, पहला वाला जो टेंस था, जैसे कि अभी राम फ्लाइज अ काइट, ये वाला जो टेंस है ये आपका 100% बिल्कुल सही है। इस वाले टेंस की बात की जाए, राम फ्लाइज काइट, तो ये जो सेंटेंस है, तो क्या आप ध्यान से समझिए, अमेरिकन अंग्रेजी की बात की जाए तो ये टेंस आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपकी ब्रिटिशियन अंग्रेजी की बात की जाए तो ब्रिटिशियन अंग्रेजी में ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ही गलत है। इस चीज़ का आजकल एग्जामिनर काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हम व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर जो भी यूज करते हैं, जो भी हम सेंटेंस यूज करते हैं, उसे ना हम अधिकतर क्या करते हैं कि अमेरिकन अंग्रेजी जो होती है उसके अनुसार यूज करते हैं। तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे माइंड में बैठे हुए होते हैं। तो आजकल जो एग्जामिनर होते हैं वो इन्हीं टेंसों को रख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये सही है या नहीं, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो आप उस पर तुरंत टिक कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपके वो दिमाग में बैठा हुआ है, आप डेली यूज करते हो उसे। लेकिन हमेशा ही याद रखिए, अमेरिकन अंग्रेजी की बात आएगी तो वो बोलचाल की भाषा में वो सही है, लेकिन ग्रामेटिकली तौर पर वो बिल्कुल ही गलत है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन बात की जाए ब्रिटिशियन अंग्रेजी की, तो जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं,
हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उसमें जितनी भी हम ग्रामर पढ़ते हैं वो टोटल ही ब्रिटिशियन अंग्रेजी होती है। तो आपको हमेशा ही ब्रिटिशियन अंग्रेजी की ओर बढ़ना है। यदि आप एग्जाम दे रहे हो, यदि आप स्पीकिंग कर रहे हो, तो आप अमेरिकन अंग्रेजी चूज कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये अफर्मेटिव अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव की। इसके साथ एक और लेते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव किसी की भी बात आए तो आप सदैव ही हमेशा क्या करोगे, डू। ये किसके लिए होगा, आपका प्लूरल के लिए। ठीक, इसके बाद आपका आता है एक डज, ये होगा आपका सिंगुलर के लिए। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। डू किसके लिए, प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। और यदि यहां पर नेगेटिव की बात की जाए तो इनके बाद क्या हो जाता है, प्लस नॉट जुड़ जाता है। ठीक, अभी नॉट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेंस में नोट का प्रयोग। ठीक, टेंस में जो नोट का प्रयोग होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल रूप से, जो कि इंटेरोगेटिव नहीं होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब यदि इंटेरोगेटिव की बात की जाए, इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो इंटेरोगेटिव में दो प्रकार से बंटवारा किया जाता है इसका। सबसे पहला, जब वाक्य में सब्जेक्ट हो तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस नोट करना है। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब वाक्य इंटेरोगेटिव हो और उसमें यदि सब्जेक्ट भी हो तो सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। यदि आप बोलो कि सर हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। जैसे कि जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो तब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है बस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस का जब कभी प्रयोग किया जाएगा, यदि नेगेटिव सेंटेंस है वो जो इंटेरोगेटिव नहीं है तो सीधा ही हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। यदि इंटेरोगेटिव है, यदि वाक्य में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तब आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट करना है। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो एग्जांपल से इन चीजों को समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल रहेगा, वह पतंग नहीं उड़ाता है। ठीक, वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो वह क्या है आपका, ही। ठीक, और यहां पर ये जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये है आपका सिंगुलर। इसके लिए हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट की अंग्रेजी लगाएंगे, नॉट। अब उसके बाद क्रिया फ्लाई, फिर उसके बाद आ काइट। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस होता है आपका
क्या वह पतंग उड़ाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब कभी भी जो क्वेश्चन वर्ड होगा जो स्टार्टिंग में आ जाए तो आपको सदैव क्या करना है कि ये डज या डू जो होगा उसे स्टार्टिंग में ही रख देना है। डज ही फ्लाई काइट। इसके बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये आपका बीच में आ जाता है, जैसे कि वह पतंग कब उड़ाता है। ठीक, वह पतंग कब उड़ाता है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक, तो वह पतंग कब उड़ाता है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं कब की स्पेलिंग। ठीक, जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी पड़ती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बैन। ये चीज़ आप याद रखिए, जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है तब डज या डू, यदि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग की जगह बीच में आ जाता है तब पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी लगानी होती है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो व्हेन, डज, उसके बाद ही फ्लाई आ काइट। ठीक, व्हेन डज ही फ्लाई आ काइट, वह पतंग कब उड़ाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। ठीक, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। तो यहाँ पर देखिए क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, तो वाई, इसके बाद डज ही, हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, नॉट, वाई डज ही नॉट फ्लाई आ काइट। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। प्रेजेंट में हु जो होता है, यानी कि हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तब हु जो होता है, हु के लिए एक अलग से रूल होता है, तो उस रूल को समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हु वाले सेंटेंस में आप याद रखोगे, जब अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक हो तब आप क्या करोगे, डज या डू इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो होगा क्या, एस या ई एस इसका प्रयोग होगा। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी वाक्य हु वाला जो भी वाक्य होगा उसमें यदि वो वाक्य सकारात्मक है तो डज या डू का प्रयोग आपका नहीं होगा, वहां पर एस या ई एस का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, यदि नेगेटिव है तब क्या करना होगा आपको, डज या डू प्लस नॉट। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, दिल्ली कौन जाता है। इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हु, गो। यहां पर देखिए ये एक सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव वाक्य है, तो डज या डू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एस या ई एस। तो गो प्लस ई एस तो क्या हो जाएगा, गोज। हु गोज टू दिल्ली। ठीक, हु गोज टू दिल्ली, दिल्ली कौन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखा जाए तो, दिल्ली कौन नहीं जाता है, दिल्ली कौन नहीं जाता है। तो सबसे पहले हु डज नॉट गो टू दिल्ली। ठीक, ये जो हमारा वाक्य था ये कैसा था आपका, नेगेटिव, और नेगेटिव हमें क्या प्रयोग करना था, डज या डू प्लस नॉट। ठीक, अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये जो हु होता है
ये क्वेश्चन वर्ड तो होता ही है, साथ ही साथ इसके साथ ये नेम जो होता है ये अलग से प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका एक कारण होता है कि ये जो हु होता है ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी को भी आपस में रिलेट करने का कार्य करता है। लेकिन ये हु ऐसा एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका प्रयोग सदैव ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिस वाक्य में बात की जा रही हो किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन वो व्यक्ति उपस्थित ना हो। हमेशा ही आप याद रखोगे, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है लेकिन वह व्यक्ति उपस्थित ना हो, उसके लिए सदैव ही हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।